इसकी नहरों के बारे में और जो सिंचाई परियोजना है, बांध वगैरह है, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जो आपकी आगामी होने वाली UPTER+SC की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको बहुत लाभकारी आपके लिए रहेगा। तो हम देखते हैं आपका इसमें टॉपिक में लिखा क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश। टॉपिक में लिखा क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश नीली धमनियाँ। जैसा कि आपको धमनियाँ से आप क्या समझते हैं, धमनी एक बायोलॉजी टर्म है। जो धमनी है जो रक्त का, शुद्ध रक्त का संचार हमारे शरीर में करती है। उसी प्रकार जो हमारी नहरें हैं वो भी हमारे सिंचाई क्षेत्र के लिए वो रक्त का ही कार्य जो है वो, उसकी तुलना किससे की गई है, पानी से। तो जिस प्रकार धमनियाँ रक्त को लेकर के जाती हैं, उसी प्रकार नहरें हमारी जो हैं वो पानी को लेकर के जाती हैं। इसी प्रकार इसको धमनियों से तुलना की गई है। तो आप इसका हम विश्लेषण इसका पूर्ण रूप से देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से कौन कौन सी नहरें मुख्य हैं। अब इसमें देखते हैं। वैसे नहरों को देखने से पहले आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि आप नहरों को तो समझ रहे हैं, लेकिन नहरों की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, आखिर ऐसा नहरों की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। तो उसका मुख्य कारण है सिंचाई। जैसा कि आप, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी भौगोलिक संरचना और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। जैसे आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है वहाँ पानी की आवश्यकता मतलब थोड़ा उतना अधिक नहीं होती है जितनी पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इधर है पश्चिमी क्षेत्रों में, और उपलब्धता वहाँ उतनी नहीं है। तो हम सिंचाई के उद्देश्य से देखेंगे कि कैसे, किस प्रकार से, किन चीज़ों के कैसे हम सिंचाई को करते हैं। जैसे सिंचाई के लिए हमारे पास कई प्रकार के साधन हैं। नलकूप सिंचाई है हमारे पास, कुओं और तालाबों से सिंचाई है, नहरों से सिंचाई है। तो उसमें सबसे मुख्य पार्ट हमारा क्या है, जैसे नहरों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी देखेंगे आगे लेक्चर में कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70 से 75% के आसपास हमारा जो सिंचाई है वो किससे होती है, नलकूप से होती है। उत्तर प्रदेश में हमारे सिंचाई किससे होती है, नलकूप से सिंचाई होती है। उसके बाद नहरों से, उसके बाद कुओं और तालाबों से सिंचाई हमारी होती है। तो हम आप इसके बारे में समझते हैं और आपको बताते हैं क्या है सिंचाई का ब्लूप्रिंट। जल स्रोतों का विवरण। जल स्रोतों के विवरण में सबसे मुख्य रूप से जिसे पहले देखते हैं कुल कृषि भूमि। कुल कृषि भूमि कितनी है, 240.93 लाख हेक्टेयर। कितना है, 240.93 लाख हेक्टेयर। कितना है, 240.93 लाख हेक्टेयर कुल भूमि है, जिसमें से सिंचित भूमि हमारी कितनी है, सिंचित भूमि हमारी है 187.75 लाख हेक्टेयर। कितना है, 187.75 लाख हेक्टेयर। वो जो टोटल भूमि का है वो कितना है, सिंचित क्षेत्र 78% है टोटल भूमि का सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र कितना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंचित क्षेत्र कितना है, 78% है हमारा सिंचित क्षेत्र। ये तो हमारा हो गया टोटल भूमि और कुल सिंचित क्षेत्र। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि हमने आपको भी बताया, सबसे ज्यादा हम सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नलकूप का। कितना, 75% हमारा क्या होता है, नलकूप से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किससे होती है, नलकूप से होती है। किससे होती है, नलकूप से, 75%। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, 16% के आसपास किससे होती है, कैनाल। जो हमारी नहरें हैं उससे 16% के आसपास की सिंचाई होती है। पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक विस्तार, अधिकतम नहरें, जो इसका विस्तार है नहरों का वो सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्टर्न यूपी, जो हमारा पश्चिमी यूपी है वहाँ नहरों का सबसे ज्यादा विस्तार है। जो आप अभी आगे जो स्लाइड होगी उसमें बताएंगे तो आपको बढ़िया से उसमें समझ में आएगा। और सर्वाधिक नहरें किस जिले में हैं, रायबरेली में। सर्वाधिक नहरें कहाँ हैं, रायबरेली में हैं। सर्वाधिक नहरें कहाँ पे हैं, रायबरेली में। उसके बाद हमारा हो गया 75% नलकूप से, 16% के आसपास कितना नहरों से, 10 से 12% जो हमारा बचता है
किससे होता है? कुओं से और तालाबों से। वेल्स जो हमारा होता है उससे हमारा जो बचा हुआ 10% के आसपास का हिस्सा है उससे सिंचाई होती है। कुएं मुख्यतः गंगा घाटी मध्यवर्ती क्षेत्र कहाँ है? जो गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र है, गोंडा, बहराइच, बस्ती आदि में तालाबों का योगदान क्या है? तालाबों का योगदान न्यूनतम है। तालाबों का योगदान इसमें क्या है? न्यूनतम है, लेकिन कुओं का योगदान बहुत अधिक मात्रा में है। कहाँ पे है ये? गंगा घाटी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जैसे गोंडा, बहराइच के आसपास का क्षेत्र। तो हमने क्या समझा? इसमें हमने समझा कि सबसे ज्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है? नलकूप के माध्यम से, उसके बाद नहरों के माध्यम से, उसके बाद कुओं और तालाबों के माध्यम से। सबसे ज्यादा हमारा टोटल सिंचित और टोटल भूमि कितनी है और उसके बाद उसमें से सिंचित क्षेत्र कितना है, इस 75%। अब उसके बाद ये हमने समझा। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं उद्गम स्थल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलद्वार। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा मेन फोकस इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश की नहरों पर। वे नहरें जो उत्तर प्रदेश को के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सिंचित करती हैं, उनके बारे में हम बढ़िया से इसमें समझते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार की नहरें, और नहरों की तो नहरें बहुत सारी हैं, उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 नहरों को समझते हैं। जैसे हमारी पूर्वी यमुना नहर है, शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है। इसके बारे में हम विशेष फोकस करके इसको समझते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, किन क्षेत्रों से होकर जाती है। तो हम इसको बढ़िया से क्या करते हैं? समझते हैं। अब देखते हैं हथनी कुंड बैराज, ये हमारी पहली है। पहली हम इसको किसके देखते हैं? पूर्वी यमुना नहर। कौन सी है हमारी? फर्स्ट पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर निकलती कहां से है? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज कहां पे है? ये हथनी कुंड बैराज है हमारा सहारनपुर में। सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से ये पूर्वी यमुना नहर का उद्गम होता है। हथनी कुंड बैराज जो है वह सहारनपुर में, यहाँ जो यमुना नदी का किनारा है वहां से पूर्वी यमुना नहर का उद्गम होता है। किससे? यमुना नदी के छोर से ये हमारा क्या होता है? पूर्वी यमुना नहर का उद्गम होता है। कहां से होता है? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज सहारनपुर से इसका उद्गम होता है। ये कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर ये हो गई। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं दूसरी। ये दूसरी कौन सी है? ये गंगा नदी की शाखा ऊपरी गंगा नहर। क्या है? ऊपरी गंगा नहर। अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये किन क्षेत्रों से होकर बहती है। पहले आप इसको एक ब्रीफ में इसको समझिए कि कहाँ से निकलती है, कैसे क्या है। भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज से हमारी ऊपरी गंगा नहर निकलती है। कहाँ से निकलती है? भीमगोड़ा बैराज। भीमगोड़ा बैराज कहाँ है? ये हरिद्वार में है। कहाँ पे है ये? हरिद्वार में है भीमगोड़ा बैराज। यहां से हमारी क्या देखते हैं? ऊपरी गंगा नहर का उद्गम होता है। क्या होता है? ऊपरी गंगा नहर का उद्गम भीमगोड़ा बैराज जो है वहां से होता है, ये हरिद्वार से। ये हमारा हो गया ऊपरी गंगा नहर, उसके पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर। अब उसके बाद हम इसमें थर्ड में देखते हैं गंगा नदी की और एक क्या शाखा है? निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर का ये उद्गम है। जैसे वो जहाँ पे आके वो खत्म होती है अलीगढ़ के आसपास में ऊपरी गंगा नहर, उसके आगे से निकलती है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर कहाँ से इसका उद्गम होता है? नरौरा। नरौरा में जो आप नरौरा के बारे में फेमस आप जानते हैं कि पावर प्लांट सबसे ज़्यादा कहाँ है इसका? ये बुलंदशहर नरौरा। और गंगा नदी से की ये शाखा है निचली गंगा नहर। इसका उद्गम होता है नरौरा। नरौरा बुलंदशहर से इसका उद्गम होता है। तीसरे नंबर पर। चौथा में हम देखते हैं ये शारदा। शारदा नहर का उद्गम शारदा नदी से होता है। शारदा नहर का उद्गम शारदा नदी से होता है। शारदा नहर का उद्गम जो होता है वो पीलीभीत और नेपाल की सीमा के निकट, पीलीभीत और जो नेपाल के सीमा के जो ये बॉर्डर है उसके आसपास से एक जगह है बनबसा। बनबसा जगह से शारदा जो नहर है उसका उद्गम होता है। क्या होता है? शारदा नहर का उद्गम होता है। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने 4 नहरें, पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर।
इन चारों के उद्गम के बारे में और ये कहाँ से निकलती हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये कैसे किस क्षेत्र से होते हुए जाती हैं और कैसे ये प्रवाहित होती हैं। चलिए हम देखते हैं। अब एक पहले ब्रीफ में इसको देखिए, गंगा यमुना त्रिमूर्ति एक तुलनात्मक विश्लेषण। अब इसमें देखते हैं, जैसे पूर्वी यमुना नहर के बारे में हमने बताया। पहला क्या बताया? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर किससे निकलती है? ये यमुना नदी की एक छोर से निकलती है। उद्गम होता है कहाँ से? हथनी कुंड बैराज। कहाँ से? हथनी कुंड बैराज सहारनपुर से पूर्वी यमुना नहर का उद्गम होता है। उद्गम कहाँ है? यमुना नदी से हथनी कुंड बैराज सहारनपुर से। कहाँ से? हथनी कुंड बैराज सहारनपुर से यमुना नदी से ये निकलती है पूर्वी यमुना नहर, हथनी कुंड बैराज सहारनपुर से। उसके बाद ये हो गया। अब निर्माण संचालन, निर्माण 1631 में 1631 में इसका निर्माण किसने करवाया था? 1631 में इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और आगे चलकर 1830-31 में इसको जो जिसका जीर्णोद्धार करवाया था वो ब्रिटिशर्स ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो निर्माण 1631 में किसने करवाया? शाहजहां ने, और 1830-31 में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? इसका जीर्णोद्धार कराया गया। कुल लंबाई कितनी है पूर्वी यमुना नहर की? 197 किलोमीटर। 197 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है इसकी 197 किलोमीटर। ये हमारी हो गई पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारा जो पूर्वी यमुना नदी है उससे निकलती है। उसके बाद ये कहाँ निकलती है? हथनी कुंड बैराज सहारनपुर से ये निकलती है। इसकी लंबाई 197 किलोमीटर है। और उसके बाद ये 1631 में इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने, और 1830 में ये अंग्रेजों ने इसका क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। अब इसके बाद हमारी हो गई पूर्वी यमुना नहर। उसके बाद हम देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर के बारे में हम क्या देखते हैं? जैसा कि उद्गम कहाँ से होता है इसका? गंगा नदी के भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से। ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम होता है वो भीमगोड़ा बैराज जो कि हरिद्वार में है, वहां से ऊपरी गंगा नहर का उद्गम होता है। कहां से होता है? भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से इसका उद्गम होता है। भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से इसका उद्गम होता है। निर्माण संचालन, निर्माण कब किया गया इसका? 1842 से लेकर 1854 के मध्य इसका निर्माण किया गया। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 298 किलोमीटर। तो इसका उद्गम कहाँ हुआ? गंगा के भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से इसका उद्गम हुआ। भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से इसका उद्गम हुआ, और निर्माण 1842 से 1854 के मध्य। कुल लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर। ये हमारा हो गया ऊपरी गंगा नहर। अब इसके बाद देखते हैं हम निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर के बाद क्या देखते हैं हम? निचली गंगा नहर। उद्गम क्या है इसका? उद्गम गंगा नदी से कहां से होता है? नरौरा बुलंदशहर से होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर से होता है। कहां से होता है? नरौरा बुलंदशहर से। नरौरा बुलंदशहर से उद्गम होता है किसका? निचली गंगा नहर का। निर्माण संचालन, निर्माण होकर करवाया गया था 1978 में, और कुल लंबाई कितनी है? 99 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 99 किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। इसमें सबसे आप मुख्य रूप से उसका उद्गम वगैरह देखेंगे, और इसके निर्माण वर्ष इसका कब किया गया इसको देखेंगे। तो ये हमारी हो गई ये पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। अब इसके बारे में इसके आगे हम इसमें देखेंगे कि किन क्षेत्रों से होते हुए ये आगे बढ़ती है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में क्या देखते हैं? पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी जलधारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है वो कौन सी है? ये कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। क्या है? पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे
पुरानी जलधारा है। अब इसमें देखते हैं, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया, इसका निर्माण 1631 में शाहजहां ने और 1830 में अंग्रेजों ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया। अब वर्ष 1631 में शाहजहां ने वर्ष 1631 में शाहजहां द्वारा इसका खुदाई आरंभ करवाई गई। खुदाई आरंभ करवाई गई वर्ष 1631 में शाहजहां द्वारा। उसके बाद वर्ष 1830 में अंग्रेजों द्वारा जीर्णोद्धार और प्रथम संचालन, और वर्ष क्या है 1830 में अंग्रेजों द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया और प्रथम संचालन करवाया गया। कब? 1830 में। 1830 में की फैक्ट इसका क्या है, उद्गम यमुना नदी के बाएं तट से निकलती है, सहारनपुर से। सहारनपुर का जो हथनी कुंड बैराज है वहां से निकलती है। और एग्जाम में ये आप बढ़िया से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार और आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये यमुना नदी के किस तट से निकलती है, तो बाएं तट से ये निकलती है। कहां से? बाएं तट से। और उसके बाद लाभान्वित इसके जिले कौन से हैं? सिंचित जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद। कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, ये इसके सिंचित जिले हैं। तो ये आप इसके बारे में आप कोई भी पहले एक स्लाइड में इसको देख चुके हैं कि इसका कब इसका निर्माण कराया गया, और उसके बाद मतलब इसके बारे में और फैक्ट जो है वो आप देख चुके हैं। की पॉइंट इसका ये क्या रखिएगा कि यमुना नदी के बाएं जो बायां तट है, बायां छोर उससे निकलती है। सिंचित जिले जो हैं ये हैं टोटल सिंचित जिले, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, उसके बाद ये इधर गाजियाबाद। ये हमारी हो गई पूर्वी यमुना नहर। अब इसके बाद हम देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर। 298 किलोमीटर। उद्गम इसका कहां से होता है? भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से। जो हमारी ऊपरी गंगा नहर है उसका उद्गम होता है भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से। कहां से होता है? भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां पे होता है? ऊपरी गंगा नहर का भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार से इसका उद्गम होता है। उसके बाद इस फैक्ट इसमें क्या रखेंगे, इस नहर से आगरा नहर तथा निचली गंगा नहर को भी जल आपूर्ति की जाती है। इस नहर से आगरा नहर और निचली गंगा नहर को भी जल आपूर्ति की जाती है। इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन सी? माठ शाखा, अनूप शहर शाखा और देवबंद शाखा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि माठ शाखा किस शाखा से मतलब किस नहर से की एक शाखा है। तो आप सिंपल सा इसको बताएंगे, ऊपरी गंगा नहर की शाखा कौन सी है? माठ शाखा, अनूप शहर शाखा, देवबंद शाखा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ऊपरी गंगा नहर। अब इसके बाद ऊपरी गंगा नहर के बाद हम देखते हैं क्या है? ऊपरी गंगा नहर के बाद हम देखते हैं निचली गंगा नहर। 99 किलोमीटर टोटल लंबाई। निचली गंगा नहर उद्गम नरौरा बुलंदशहर से वर्ष 1978 में। कई बार आप इसके पीछे पड़ चुके हैं। वर्ष 1978 में नरौरा बुलंदशहर से निकलती। इसकी शाखाएं कौन सी हैं? भोगनीपुर की जल शाखा, इटावा जल शाखा, एक मिनट, भोगनीपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा, कानपुर जल शाखा, बेवर जल शाखा, फर्रुखाबाद जल शाखा, ये इसकी जल शाखाएं हैं। इसके जिले अभी जो हैं ये ऊपरी गंगा नहर के जिले हम बताए हैं, अभी आपको नहीं बता पाए, स्लाइड में नीचे दिख रहा था। लाभान्वित जिले जो हमारी ऊपरी गंगा नहर के लाभान्वित जिले हैं वो है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। ये हमारी क्या है? ऊपरी गंगा के नहर के लाभान्वित जिले हैं। क्या हैं? ऊपरी गंगा नहर के लाभान्वित जिले हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर से 1878 में इसका निर्माण किया गया। भोगनीपुर जल शाखा, इसकी जल शाखाएं हैं इटावा जल शाखा, कानपुर जल शाखा, फर्रुखाबाद जल शाखा और बेवर जल शाखा।
ये इसकी जल शाखाएं हैं। भोगनीपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा, कानपुर जल शाखा, फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा इसकी जल शाखाएं हैं। और इसका उद्गम नरौरा बुलंदशहर 1878 में इसका निर्माण कराया गया। लाभान्वित जिले बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, ये इसके लाभान्वित जिले हैं। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस इन पे करिएगा कि इनके लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। ये हमारा हो गया निचली गंगा नहर, हमारा हो गया क्या निचली, ओह सॉरी, एक मिनट, ये हमारा हो गया निचली गंगा नहर। अब इसके बाद हम देखते हैं निचली गंगा नहर के बाद, निचली गंगा नहर के बाद देखते हैं हम शारदा नहर, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। जैसे पूर्वी यमुना नहर में हमने क्या देखा है कि इसमें कहा गया कि ये सबसे पुरानी नहर है, तो फैक्ट है। उसके बाद शारदा नहर की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। उद्गम कहाँ से होता है? बनबासा, नेपाल, पीलीभीत सीमा, पीलीभीत नेपाल की सीमा से बनबासा नामक जगह से इसका उद्गम होता है। किससे उद्गम होता है? ये उद्गम होता है शारदा नदी से। निर्माण कब किया गया? 1920 से 1928 के बीच में। और इसके जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे क्षेत्र कौन सा है? रुहेलखंड और अवध का क्षेत्र। इसमें जिले रुहेलखंड और अवध के क्षेत्र में जिले मुख्यतः कौन कौन से हैं? पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर। तो जो रुहेलखंड और अवध के डिस्ट्रिक्ट हैं उसको ये लाभान्वित करती है कौन? शारदा नहर, जिनमें ये मुख्य जिले हैं। इन जिलों को आप ध्यान रखिएगा। पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रतापगढ़ और अयोध्या, सुल्तानपुर आदि डिस्ट्रिक्ट हैं। ये हमारे रुहेलखंड और अवध का क्षेत्र हो गया। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो ये पूर्वांचल के क्षेत्र में जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज। पूर्वांचल के क्षेत्र में जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज। जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज और गाजीपुर, ये पूर्वांचल के जिले हो गए। यह प्रणाली प्रदेश की सर्वाधिक जिलों की सुरक्षात्मक इकाई को सुविधा उपलब्ध कराती है। जो हमारी शारदा नहर है ये प्रदेश की सबसे मुख्य सिंचाई नहर है और सबसे ज्यादा जिलों को ये लाभान्वित करती है। कौन सी? शारदा नहर प्रणाली। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? बनबासा, जो भारत में जो सीमा है पीलीभीत और नेपाल की, उसके से पास से ये बनबासा नामक जगह से ये निकलती है। तो ये हमारा हो गया शारदा नहर। अब उसके बाद इन 4 नहरों के बाद कुछ और मुख्य नहरें हैं और नहरें इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आगरा नहर। आगरा नहर एक ऐसी नहर है जिसका एक क्या है? अंतर्राज्यीय नेटवर्क है। अंतर्राज्यीय मतलब जो प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इसका जो है प्रसार है और उन क्षेत्रों को ये लाभान्वित करती है। निकलती कहाँ से? ओखला बैराज से, यमुना नदी से निकलती है। यमुना नदी से क्या निकलती है? आगरा नहर। ये उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा को क्या करती है? लाभान्वित करती है। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा को, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को, दिल्ली को, उसके बाद हरियाणा में गुड़गांव को ये लाभान्वित करती है। कौन सी? आगरा नहर। ये क्या है? अंतर्राज्यीय नहर है। अंतर्राज्यीय नहर है। तो ये हमारी हो गई आगरा नहर के बारे में हमने पढ़ा। ओखला बैराज यमुना नदी पर बना हुआ है, वहां से निकलती है। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा में गुड़गांव और उसके बाद राजस्थान के भरतपुर, उसके बाद इधर दिल्ली को ये लाभान्वित करती है। ये कौन सी है? आगरा नहर। ओखला बैराज दिल्ली से यमुना नदी से निकलती है।
अब उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी जल प्रवाह जो है हमारा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, उसमें बेतवा और धसान के बारे में। तो जो हमारी बोर्ड में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बेतवा नदी ये हमारी आती है। जो बेतवा नदी के बारे में आपने अभी पहले जो हमने नदियाँ पढ़ाई उसमें आपने बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ये यमुना की सहायक नदी है। इस पे बना हुआ है कौन सा डैम? ये परीक्षा बांध। परीक्षा बांध ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है। परीक्षा बांध कहाँ है? झांसी में। निर्माण कब किया गया था? 1885 1885 में। अब इसी बेतवा नहर से इस बांध के बाद क्या निकाली जाती है? बेतवा नहर बांध से निकाली जाती है बेतवा नहर। बेतवा नहर से लाभान्वित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं? झांसी, हमीरपुर, जालौन। ये जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, क्योंकि आपको ऐसे पता है कि ये जो नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है बुंदेलखंड का क्षेत्र वहां से निकलती हैं। तो इसका जो इस नहर से लाभान्वित जिले हैं वो कौन से उत्तर प्रदेश के? झांसी, हमीरपुर। ये है हमारे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, जालौन और मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़। किसको? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, झांसी और मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर और टीकमगढ़। दतिया, ग्वालियर और टीकमगढ़ को लाभान्वित करते हैं। अब इसमें जो धसान नदी है उससे एक नहर निकलती है, धसान नहर। धसान नहर भी आकर किस में मिलती है? बेतवा में। विशेषता बेतवा की सहायक नदी धसान से निर्मित है। किससे? बेतवा की सहायक नदी धसान से निर्मित है। मुख्य लाभान्वित जिला इसका क्या है? धसान नहर का। धसान नहर का मुख्य लाभान्वित जिला कौन सा है? ये है हमीरपुर। धसान नहर का मुख्य लाभान्वित जिला है कौन सा? हमीरपुर। और धसान नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है। तो हमने पढ़ा बेतवा नदी पर जो हमारा परीक्षा बांध बना हुआ है उससे निकलती है नहर बेतवा नहर। इससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होते हैं। फिर उसके बाद हम धसान नदी से नहर निकलती है धसान नहर, उससे लाभान्वित जिला एकमात्र कौन सा है? हमीरपुर। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या है। संयुक्त जल परियोजनाएं, अंतरराज्यीय सहयोग। तो कुछ जल परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक राज्य की अकेली जल परियोजना नहीं होती है, वो राज्यों के सहयोग की जल परियोजना होती है। क्योंकि आपको भी पता है नदियां और नहर ये चीजें ऐसी हैं कि इनको एक जगह रोका नहीं जा सकता। खास करके नदियों को और परियोजनाओं को इतनी आसानी से हम स्थलीकृत करके इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे भारत से निकलती है नदियां तो वो जाके पाकिस्तान की तरफ बहती है, तो क्या हम उसको रोक लेते हैं? इसको भौगोलिक परिदृश्य से आपको इतना आसान नहीं है इसको रोकना। और इसको जब राज्यों के सहयोग से ये परियोजनाएं बनती हैं तो वो दोनों राज्यों के तीनों राज्य जितने राज्य से बनती है उनको उनके कृषि क्षेत्र को यह लाभान्वित करती हैं और एक तरीके से कम खर्च में बहुत ही आसान काम को ये कर देती हैं। तो इस परियोजनाओं को हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो हमारी परियोजना है, परियोजना हमारी कौन सी है? केन नहर पर जो परियोजना है, साझेदार राज्य हैं इस पे। कौन सी परियोजना है? केन नदी पर। इसके साझेदार राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केन नहर। उद्गम कहाँ से होता है? केन नदी उद्गम कहाँ से होता है? पन्ना, मध्य प्रदेश से। पन्ना, ये अब देखिए इसका बहुत रेयर में इसको पूछ सकता है, क्योंकि ये जब यूपीजी के स्पेशल के बारे में रहेगा तो रेयर में ही हो कि मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछे, लेकिन अब इस पे ये परियोजना है तो शायद पूछ भी सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे केन नदी का उद्गम पन्ना मध्य प्रदेश से होता है। केन जो हमारी नहर परियोजना है। उसके बाद गंडक नहर परियोजना। केन का यूपी और मध्य प्रदेश हो गया। गंडक का यूपी बिहार, जैसा कि आपने गंडक नदी के बारे में आपने लेक्चर में पढ़ा है कि यूपी बिहार सीमा निर्धारित करती है। तो गंडक नहर यूपी बिहार की एक संयुक्त परियोजना है गंडक नदी पर। इसका गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वाल्मीकि नगर,
वाल्मीकि नगर से इसका उद्गम होता है नेपाल बिहार सीमा के पास से, नेपाल बिहार की सीमा के पास से वाल्मीकि नगर से इसका उद्गम होता है। उसके गंडक नहर हो गई। अब तीसरी परियोजना हम देखते हैं कौन सी नहर, बाढ़ सागर। बाढ़ सागर ये किसकी है, यूपी एमपी और बिहार। बाढ़ सागर परियोजना जो है वो यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर है ये बाढ़ सागर परियोजना, सोन नदी पर। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, शहडोल मध्य प्रदेश, शहडोल जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम राजघाट बांध। राजघाट बांध परियोजना किसकी है, यूपी और मध्य प्रदेश की, यूपी और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। क्या है, राजघाट परियोजना। किस पे है ये, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर उद्गम कहां होता है, ललितपुर यूपी, ललितपुर यूपी से इसका उद्गम होता है। ये परियोजना है। अब इसके बाद हम इन चारों परियोजनाओं के बारे में आप बहुत बढ़िया से इसको याद रखिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैसे पूछ लेगा कि केन नहर परियोजना है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, या गंडक नहर किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब उसके बाद इसमें ऑप्शन दे देगा यूपी एमपी, यूपी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भी दे सकता है। तो आप उसमें आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इसमें से बता पाएंगे कि ये किसकी संयुक्त परियोजना है। अब इसके बाद आगे हम इसमें क्या देखते हैं, आगे देखते हैं बहुउद्देशीय बांध, बाढ़ सागर और रिहंद घाटी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें बाढ़ सागर बांध। बाढ़ सागर बांध परियोजना ऐसी है जो 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यूपी एमपी और बिहार, यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाढ़ सागर परियोजना। नदी सोन नदी, शहडोल जिला मध्य प्रदेश। किससे की परियोजना है ये, सोन नदी पर। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश से। यूपी में सिंचाई कहाँ की होती है इससे, इस परियोजना से यूपी में प्रयागराज और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट किसकी परियोजना है जो से सिंचाई होती है। ये कौन सी है, बाढ़ सागर परियोजना। उसके बाद अगला देखते हैं रिहंद घाटी। अगला क्या है, रिहंद घाटी। नदी स्थान रिहंद नदी पर, पिपरी सोनभद्र में। कहाँ पर है ये, पिपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र जिले में है। उसके बाद रिहंद घाटी की जो परियोजना है ये बांध परियोजना, इससे सिंचित जिले, लाभान्वित जिले इसके वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर। वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर। ये हमारी हो गई रिहंद घाटी। बाढ़ सागर और रिहंद। बाढ़ सागर किसमें थी, यूपी एमपी और मध्य प्रदेश की, यूपी एमपी और बिहार की। उसके बाद हमने रिहंद घाटी परियोजना पढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र ये डिस्ट्रिक्ट इसके लाभान्वित। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर ये इसके लाभान्वित जिले थे रिहंद घाटी के। अब उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, ललितपुर हब। बेतवा नदी पर प्रमुख बांध। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि बेतवा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं, उनके बारे में आप बताइए। तो प्रमुख बांध राजघाट बांध नहर परियोजना, ये बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध परियोजना प्रकृति यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। राजघाट बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और प्रकृति कैसी है इसकी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है यूपी और एमपी की। लाभान्वित जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। वैसे भी आप जब एग्जाम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्जाम्पल में एलिमिनेट करना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जो भी परियोजना मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से लगती हुई होगी उसके लिए आप समझ लेंगे कि जो बुंदेलखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वही इसके ऑप्शन में होंगे। क्योंकि अगर कोई और इधर पूर्वांचल का, पश्चिम का जिला आपको दिया गया, आप सिंपल से उसको कट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं।
जैसे लाभान्वित जिला ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर। ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर, ये कौन सी है? राजघाट बांध नहर परियोजना। ये बहुत फेमस रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, इसको हम माता टीला बांध भी कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना या माता टीला बांध परियोजना, स्थान माता टीला ललितपुर में। माता टीला ललितपुर किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर। किस नदी पर है ये? बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। किस पे है ये? बेतवा नदी पर। किस पे है ये? बेतवा नदी पर। ये है बेतवा नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जल प्रणालियाँ। आप सिंपल से कुछ और तथ्य हैं, इसको देख लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साबित। कौन से हैं? केन नहर। उद्गम कहाँ से होता है? पन्ना, भी आपको बताया, पन्ना मध्य प्रदेश से इसके निकट से इसका उद्गम होता है। केन नहर का प्रभाव क्या है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के सिंचाई की जाती है। केन नहर से लाभान्वित जिला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो कौन सा है? बांदा जिला। बांदा जिला जो है वो केन नहर से लाभान्वित जिला है। अब इसके बाद यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उद्गम के बारे में छोड़िए आप, इसको लाभान्वित जिला कौन सा है? ये बांदा। बांदा जिला लाभान्वित है। उसके बाद हम देखते हैं गंडक नहर का प्रभाव विस्तार। नेपाल से निकाली गई यह नहर कुशीनगर, नेपाल से निकाली गई नहर कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया को ये सिंचाई देती है। गंडक नहर का प्रभाव नेपाल से निकाली गई यह नहर कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया को सिंचाई देती है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये हो गई हमारी गंडक नहर के बाद मध्य गंगा नहर उद्गम बिजनौर गंगा नदी से। मध्य गंगा नहर का उद्गम बिजनौर, ये हमारी बिजनौर में होती है। ये आप आकर हमारी जो उसमें क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, उसमें आकर के ये मिल जाती है। इससे उसकी ये क्या होती है, जब कमजोर पड़ रही होती है उसकी धारा, तो उस धारा को ये मजबूत करने के लिए ये मध्य गंगा नहर है, तो उसमें पानी देती है और उसको मजबूत करती है हमारी निचली गंगा नहर को। ये उद्गम बिजनौर और गंगा नदी पर, इसका गंगा नदी से बिजनौर से इसका उद्गम होता है मध्य गंगा नहर का। अब इसके बारे में इसमें तो कुछ विशेष नहीं है। उत्तर प्रदेश की जीवन रेखाएं पश्चिमी यूपी में नलकूपों और ऐतिहासिक नहरों गंगा यमुना का घाना जाली से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बनाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र बनाता है किसको? पश्चिमी यूपी को, नहरों के माध्यम से। उसके बाद मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्र शारदा नहर प्रणाली जैसी विशाल परियोजना कृषि को सुरक्षा प्रदान करती है। शारदा नहर जैसी कृषि परियोजना कृषि को सुरक्षा प्रदान करती है किसमें? पूर्वी और मध्य क्षेत्र में। फिर उसके बाद तीसरे हम देख लेते हैं बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का ये वाला बेल्ट है, दक्षिणी यूपी का बेल्ट है। इसमें बेतवा, धसान और संयुक्त परियोजनाओं जैसे राजघाट, बाढ़ सागर पर निर्भरता जो पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग अनिवार्य बनाती है। पड़ोसी राज्यों के साथ जो सहयोग है उसको अनिवार्य बनाती है। ये हमारी हो गई उत्तर प्रदेश की नदी और बाढ़, नदी और जो उसकी उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हो गई। तो आप समझ लीजिए ये आपकी हो गई उत्तर प्रदेश की नहर और जो इसकी परियोजनाएं। अब इसमें जो कुछ पार्ट हमारे और बचे हुए हैं इसको बताएंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो और टॉपिक बचे हुए हैं। अब जो टॉपिक हैं वो भौगोलिक छोड़ करके जैसे राजनीतिक, ऐतिहासिक, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और हो सकता है क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी और जिससे आपका सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम में आपको प्रेशर ना पड़े, इसलिए कोर्स को अब जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, और आप सारे लेक्चर को जो पिछले लेक्चर हुए हैं उसको भी कंप्लीट करिए अच्छे से, ताकि आपकी तैयारी हो बेहतरीन रूप, इसको बढ़िया बेहतरीन रूप